गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कंपनी से जो हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, कंपनी से जो भी हम लोग घर खरीदते हैं, तो उसमें हमें एज अ कस्टमर किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि मेरा जो घर है वो सही तरीके से मेरा कंस्ट्रक्शन हो घर का और मेरा सही समय पर मुझे मिल जाए। तो सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि सब जब भी हम लोग अपने घर की बुकिंग करवाते हैं कंपनी के साथ, कंपनी में कोई भी कंपनी है, एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी है, उसमें जब हम लोग अपने घर की बुकिंग करवाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा हो कि आप मेरे घर का कंस्ट्रक्शन कितने ड्यूरेशन में करके देंगे, कितना टाइम लगेगा मेरे कंस्ट्रक्शन में। और दूसरा ये कि आप मेरे घर के कंस्ट्रक्शन के साथ साथ मुझे उस सोसाइटी में क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, बिजली की सुविधा प्रोवाइड करेंगे, पानी की सुविधा प्रोवाइड करेंगे, मेरा जो भी कंपाउंड होगा उसकी बाउंड्री किया हुआ होगा, गार्डन होगा, पार्क होगा, स्विमिंग पूल होगा, या मंदिर होगा, कम्युनिटी हॉल होगा, या वगैरह वगैरह क्या क्या होगा, उस चीज़ का एग्रीमेंट में मेंशन किया होना चाहिए। और दूसरी ये कि मेरी घर के कंस्ट्रक्शन में किस प्रकार के मटेरियल की यूज़ की जाएगी। और जब हमारा ये एग्रीमेंट साइन हो जाए उसके बाद ही हम अपना बुकिंग करवाएं घर का। और जब बुकिंग हो जाए तो स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से घर का कंस्ट्रक्शन होता है वो स्टेप बाय स्टेप जा कर के कस्टमर हमें एज ए कस्टमर हमें साइट पे जा कर के विज़िट करना चाहिए और अपने घर का कंस्ट्रक्शन देखना चाहिए। बहुत सारे कस्टमर क्या करते हैं कि पैसे दे देने के बाद कंपनी को भूल जाते हैं। जैसे 1 साल बाद कंपनी बोले कि 1 साल में मैं आपके घर का कंस्ट्रक्शन मैं करके दे दूंगा, तो वो सीधे 1 साल बाद आकर के अपने घर का कंस्ट्रक्शन देखते हैं। बीच में उनके घर के साथ क्या किया गया, किस प्रकार से उनका कंस्ट्रक्शन हुआ, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने काम को करते हुए थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अपने घर का कंस्ट्रक्शन ज़रूर देखें आकर साइट पर, और देख करके सेटिस्फाइड हो। सबसे पहला प्रोसीजर होता है घर के कंस्ट्रक्शन में कि जो हमारा फाउंडेशन है वो फाउंडेशन मेरा किस प्रकार से किया जा रहा है। जनरली 2 प्रकार के फाउंडेशन किए जाते हैं, पहला पाइल फाउंडेशन, दूसरा डेप्थ फाउंडेशन। तो जनरली बहुत सारे जो रेसिडेंशियल हाउसेस बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि पाइल फाउंडेशन आसानी से हो जाता है और कम लागत में हो जाता है और कम समय भी लगता है। तो जनरली बहुत सारी कंपनियां पाइल फाउंडेशन को ही प्रीफर करती हैं। तो पाइल फाउंडेशन को करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पाइल फाउंडेशन का जब किया जा रहा है, जब पाइल फाउंडेशन किया जा रहा है तो उस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि मेरा जो एक्चुअली में जो मेरा डेप्थ है फाउंडेशन का, जो मेरा एक्चुअली में जो डेप्थ है पाइल का, वो कितना है। जनरली 15 फीट कम से कम होना चाहिए, कम से कम 15 फीट होना चाहिए हमारा जो भी घर का कंस्ट्रक्शन है उसका पाइलिंग। और जब वो 15 फीट मेरा पाइलिंग हो जाता है उसके बाद का हमें क्या देखना है, जब हमारा पाइल में स्टील बाइंडिंग होगा, पाइल का जब स्टील बाइंडिंग होगा, पाइल कैप जब बंधाएगा, तो उसमें हमें क्या देखना चाहिए कि जो हमारा मेंशन किया हुआ कि 4 स्टील देगी कंपनी या 6 स्टील देगी, तो उसको भी देखना है। और उसके बाद जो कास्टिंग किया जा रहा है, पाइल कास्टिंग, वो हमारा किस रेशियो में किया जा रहा है। जनरली जो भी कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं, कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन जो भी किए जाते हैं घर के, वो जनरली M20 के रेशियो में कम से कम होना चाहिए। पाइलिंग हो मेरा M20 के रेशियो में, कॉलम हो M20 के रेशियो में, छत, स्टेयर, PCC सारी चीज़ें मेरा हो, प्लिंथ बीम, सारी चीज़ें मेरा M20 के रेशियो में होना चाहिए। M20 का रेशियो मेरा क्या कहता है, M20 का रेशियो मेरा कहता है कि 1 भाग मेरा सीमेंट का होना चाहिए, 1.5 भाग मेरा सैंड का होना चाहिए, और 3 भाग मेरा एग्रीगेट का यानी कि स्टोन चिप्स का होना चाहिए। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का रेशियो है, कंक्रीट कंस्ट्रक्शन का रेशियो है M20, 1 1.5 3 का, 1 सीमेंट, 1.5 बालू और 3 गिट्टी। तो इस प्रकार से हमें वो एनालाइज करना चाहिए कास्टिंग के टाइम पे। और दूसरा क्या है कि जब हमारा कॉलम जब मेरा ग्रेड बीम का जब स्टील बंधा जाए, उसके बाद जो मेरा कॉलम का जब स्टील बंधाता है, तो कॉलम के स्टील में जो स्टीरअप होते हैं, जो भी रिंग होते हैं, उसके स्पेसिंग को भी हमें एनालाइज करना चाहिए कि स्पेसिंग मेरा कितना है, एक रिंग से दूसरे रिंग के बीच का जो मेरा स्पेसिंग है वो कितना है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मान के चलिए कि कॉलम जो है मेरा 9 फीट का है, तो 9 फीट के कॉलम में जो बॉटम से मेरा 3 फीट होगा, पहला 3 फीट बॉटम से, पहला 3 फीट जो होगा उसमें जो मेरा रिंग बांधा जाएगा, तो रिंग का जो स्पेसिंग होगा मेरा 100 से 125 mm का स्पेसिंग होना चाहिए। और 3 फीट के बाद जो दूसरा 3 फीट होगा तो उसमें मेरा स्पेसिंग जो होना चाहिए 150 से 180 mm के स्पेसिंग होना चाहिए। और उसके बाद लास्ट का जो टॉप का जो 3 फीट होगा उसमें क्या होगा कि उसमें भी वही प्रोसीजर होगा,
100 से 125 mm का स्पेसिंग होना चाहिए, यानी कि बॉटम और टॉप में 100 से 125 mm का स्पेसिंग, और बीच का जो मिडिल है उसमें हमारा 150 से 180 mm का स्पेसिंग होना चाहिए। उसके बाद जो मेरा है स्टील, छत पे जो मेरा स्टील बंधाएगा तो जनरली मेरा स्टील कौन कौन सा स्टील जा रहा है, 8 mm का जा रहा है, 10 mm का जा रहा है, 12 mm का जा रहा है, कौन सा स्टील जो कंपनी ने बोला वो उस प्रकार से मेरा स्टील है या नहीं है। स्टील के बीच का जो स्पेसिंग है वो मेरा है या नहीं है, 6 इंच है या 7 इंच है, जो भी कंपनी बोलती है कि मेरा 6 इंच है या 7 इंच है, उन चीज़ों को भी देखना चाहिए एज ए कस्टमर हमें साइट पर विजिट करके। उसके बाद हमें कास्टिंग, जो भी हमारा छत का कास्टिंग है, जनरली कास्टिंग के टाइम पे हमें वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, और कास्टिंग के समय हमें ये देखना चाहिए कि जो जनरली मेरा जो छत है वो छत मेरा कितना इंच कास्ट हो रहा है। कस्टमर बोलती है कि मैं 4 इंच कास्ट करके दूंगा, 5 इंच कास्ट करके दूंगा, तो उतना मेरा कास्टिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी जा करके हमें साइट पे विजिट करके देखना चाहिए कास्टिंग के दौरान। तो उसके बाद क्या होता है कि कास्टिंग जब हो जाती है उसके बाद हमें जो घर है, जो मेरा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर का पूरी तरह से प्रॉपर क्यूरिंग की जा रही है कि नहीं की जा रही है, उस चीज़ों को भी जा करके देखना है। और पर डे फुटेज मंगवाना है, क्यूरिंग का वीडियोस मंगवाने हैं क्यूरिंग का साइट पर से। एज ए कस्टमर आपकी अथॉरिटी है कि आप अपने घर का निर्माण अच्छे से करवा सकते हो, उसके लिए आपको जो भी करना पड़े वो कीजिए कंपनी के साथ। कंपनी अगर आपको कुछ रोकती टोकती है तो वो आप उनको अगला पेमेंट देने में नाकाझाकी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि आप एज ए कस्टमर इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं, क्यूरिंग मेरा प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कास्टिंग का रेशियो मेरा सही है कि नहीं है, जो भी मेरा स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल अच्छे से, जो स्ट्रेंथ की प्रोमिसेस कंपनी ने की है वो स्ट्रेंथ मुझे प्रोवाइड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उसके बाद क्या होता है कि जब मेरा ब्रिक वर्क होता है तो ब्रिक वर्क का मेरा मोटार का जो रेशियो है वो मेरा सही से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अचानक कभी साइट पर आए और लेबर से या मिस्त्री से, जो भी मिस्त्री है वहाँ पे मिस्त्री से जाकर के आप अचानक पूछ लिए कि कौन सा भाई रेशियो यूज़ कर रहे हो तुम मोटार का, ये मुझे बताओ, तो वो अचानक आपको बता देगी। कॉन्ट्रैक्टर से नहीं पूछना है, मिस्त्री से जाकर के आप पूछ लीजिए कि कौन सा रेशियो आप यूज़ कर रहे हो मोटार को बनाने में। ब्रिक वर्क जब होती है तो ब्रिक की क्वालिटी मेरी कौन सी है, A1 क्वालिटी है या A2 क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी है ब्रिक की वो देखनी है हमें जा कर के। ब्रिक का जो कलर है उससे पता चल जाएगा, डायमेंशन से पता चल जाएगा, वो प्रोसीजर है ब्रिक का, जो मतलब देखने का प्रोसीजर है कि मेरा कौन सी क्वालिटी का है, उसके बारे में मैं बताऊँगा बाद में। उसके बाद क्या होता है कि जब ब्रिक वर्क मेरा हो जाएगा तो ब्रिक वर्क के बाद मेरा प्रॉपर क्यूरिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसमें भी फोकस करना है हम लोग को, उसमें भी देखना है हम लोग को। उसके बाद जब हमारा प्लास्टर होता है तो प्लास्टर से पहले मेरा कटिंग किया है या नहीं किया है। इलेक्ट्रिक कटिंग का जो भी पोजीशनिंग दिया था मेरा कि इस रूम में मेरा 2 पॉइंट AC का, 1 पॉइंट AC का होगा, एक मॉड्यूलर होगा, ये क्या क्या होगा, उस तरीके से मेरा हर रूम में प्रोवाइड किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। इलेक्ट्रिक का बल्ब का है या नहीं है, या फिर कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिक में उन्होंने प्रोमिसेस किए हैं आपसे, वो सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल है या नहीं है, तो उन चीज़ों को देखना है। उसके बाद जब प्लास्टर मेरा हो जाता है तो प्लास्टर के बाद देखना है कि मेरा पूरा घर फिनिशिंग है या नहीं है प्लास्टर में। उसके बाद क्या होता है कि फिर जब आपकी पुट्टी होती है तो पुट्टी की फिनिशिंग है या नहीं है, डबल कोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिंगल कोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अच्छे से, उन सभी चीज़ों को भी देखना है। और उसके बाद जो मेरा डोर विंडो लग रहा है तो डोर विंडो की क्वालिटी सही है या नहीं है, उससे भी देखना है। एसएस रेलिंग लग रहा है तो एसएस रेलिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि एसएस रेलिंग जो लग रहा है, मेरा स्टील का जो रेलिंग लग रहा है उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, डोर की क्वालिटी सही है या नहीं है, विंडो की क्वालिटी सही है या नहीं है, ग्लास विंडो की क्वालिटी सही है नहीं है। वो उसमें मार्केट में क्या होते हैं कि कंपनी के नाम से ही बहुत सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी आते हैं, तो उन सभी चीज़ों को देखना पड़ेगा, उनको एनालाइज करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मैं जहाँ भी पैसे दे रहा हूँ जिस कंपनी को, वो मुझे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। उन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जब आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे, अपने ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा, अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा कि मैंने जहाँ भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, जहाँ भी मैंने पैसे दिए हैं, जिस भी बिल्डर, जिस भी कंपनी को मैंने पैसे दिए हैं, वो पैसे मेरे सही जगह पे उपयोग किए जा रहे हैं, मेरे पैसे डूबे नहीं, गलत जगह पे गए नहीं। तो सारी चीज़ें जब हो जाने के बाद वो उस कंपनी से आप अपना, जब घर का आपका कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो पार्ट बाई पार्ट आप पैसे देते जाते हो, उसको पूरा पैसे जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उससे एक एनओसी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में। एनओसी जब आप ले लोगे उससे, तो आपको क्या हो जाएगा कि घर का पूरा निर्माण जो आपके एग्रीमेंट के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस चीज़ के आप सेटिस्फाइड हो चुके हैं, इसलिए आपने एनओसी ले लिया।
उसके बाद जो है इम्यूनिटीज़ का जो वर्क है, देखो आप कंपनी के साथ जुड़े रहो और उनसे डील करते रहो, बात करते रहो कि इम्यूनिटीज़ का जो वर्क है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट मेरा टाइम टू टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, मंदिर मेरा बन रहा है या नहीं बन रहा है, कम्युनिटी हॉल बन रहा है या नहीं बन रहा है, पार्क बन रहा है या नहीं बन रहा है, स्विमिंग पूल बन रहा है या नहीं बन रहा है, बाउंड्री मेरा पूरा जो प्रोजेक्ट है उसका बाउंड्री हुआ है या नहीं हुआ सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो उन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा। और भी जो है वहाँ के जो एम्प्लॉय हैं उनसे आप बात कर सकते हो, समझ सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट, आपका जो बिल्डिंग बना है उसमें सही चीज़ों सब कुछ सही से चीज़ें सही तरह से डाली गई है नहीं डाली गई है, प्लम्बिंग का आपका काम सही से हुआ है या नहीं हुआ है, सेलिंग लीकेज हो रहा है या सेलिंग लीकेज हो रहा है कि सही है या नहीं है। बहुत सारे क्या होते हैं मकान की सेलिंग लीकेज करते हैं, अगर टॉप फ्लोर पे आपके अगर टॉयलेट है तो टॉयलेट का सेलिंग लीकेज करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी आपको ऑब्जर्व करना है और देखना है। तो और भी चीज़ें हैं, टेरेस पे मेरा जो पानी का जो निकासी है वो दिया हुआ है या नहीं है, पारापेट मेरा सही से किया हुआ है या नहीं है, उसके बाद प्लम्बिंग का मेरा पॉइंट सब जगह पे दिया हुआ है या नहीं है, मेरा टंकी है या नहीं है, मेरा सेफ्टी टैंक चेंबर है या नहीं है, बाथरूम का जो मेरा पाइपलाइन है वो सही से किया हुआ है या नहीं है। उन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। पानी का सप्लाई प्रॉपर मेरे घर में आ रही है या नहीं आ रहा है, इलेक्ट्रिक का सारा पॉइंट है जिसमें करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उन सभी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा बिफोर हैंडओवर लेने से पहले। जब आप एक बार हैंडओवर ले लेते हो तो उसके बाद क्या होती है कि कंपनी आपके कोई अगर त्रुटि हो चुकी है या फिर कोई ख़राबी हो चुकी है तो उसको करने में ज़्यादा समय ले लेती है, नाकाझाकी करने लगती है। इसीलिए आपको एनओसी लेने से पहले अपने घर का मुआयना अच्छे से कर लेना चाहिए और चेक कर लेना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि है या नहीं है। और सब सारी चीज़ें जब आपके सही तरीके से है तो आप जा कर के कंपनी से पूरे पेमेंट दे करके आप एनओसी लें और अपने परिवार के साथ सही से रहें उसमें। ठीक है, मैं ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस यही है कि मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट में नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी कस्टमर अपने कीमती पैसों को जहाँ भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में वो जागरूक रहें और अपने जो भी पैसे हैं उनको अपने हिसाब से, अपने मार्केट के जो रिमार्क हैं, जो पॉजिटिव बातें हैं, उनके हिसाब से अपने प्रोजेक्ट में अच्छे से पैसे इन्वेस्ट करें और उससे अच्छा इनपुट लें। ठीक है, थैंक यू।